अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन आज हमने सोचा कि आपसे पूछें कि क्या आपको फैंटेसीज़ पसंद है। हम में से हर शख्स अपनी ही एक कहानी में रहता है और अक्सर मैं ट्रेनिंग्स में लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी कहानी के हीरो हैं, विलन हैं, साइड कैरेक्टर हैं, ये आपने डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, दैन दैट मीन्स यू आर नॉट द हीरो, द हीरोइन और द प्रोटैगनिस्ट इन योर लाइफ। आपने अपनी सारी की सारी पावर और कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको फैंटेसीज पसंद हैं, दियो मलाई कहानियाँ, शहजादे शहजादियाँ, स्ट्रेंज क्रीचर्स। अगर आपको याद हो बचपन में भी हमने जितनी मूवीज़ देखी हैं जिसमें सांपों का जिक्र होता है तो हमें बताया जाता है जी 100 साल के बाद सांप इंसान का रूप ले लेता है। अक्सर कहानियों का प्लॉट यही होता है कि नाग और नागिन बड़ी सालों की तपस्या के बाद जब इंसान बनते हैं तो फिर कोई एक बदतमीज़ शरीर इंसान नाग को मार देता है, फिर नागिन उसका बदला लेती है। अगर आपने भी ऐसी कहानियों का बड़ा स्टेपल पूरी ज़िंदगी में सुना है तो यकीनन आपको आपका जो सांपों को देखने का अंदाज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। लेकिन आई डू नो ऑफ चिल्ड्रन जिनको वाकई जानवरों से बहुत लगाव होता है और वो नेट जियो और इस तरह के एनिमल प्लानट लाइक जो चैनल्स होते हैं उनको बड़ा गौर से देखते हैं। इनकी भी एक अलग ही दुनिया है। इनकी डॉक्यूमेंट्री में अगर आप देखें तो आपको बड़ी मुझे जो हमेशा एक चीज़ बड़ा इंस्पायर करती है या बड़ा एक वेकअप कॉल देती है इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर यूनिवर्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लानट। कितनी इकसाम की यहाँ पे आपके पास जानवर मौजूद हैं, कितने इकसाम के रेप्टाइल्स हैं, अशरातुल अर्ज़ हैं, और जाहिर सी बात है इनकी अपनी कोई ना कोई अहमियत भी ज़रूर है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इतना जहरीला जानवर, अगर सांप ही की बात की जाए, क्यों बनाया, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इंसानों की जो नाक से फैसिनेशन है मेरे ख्याल में वो किसी अंदाज़ में कम नहीं होती। कुछ लोग इसको बड़ा एक तरह से सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी समझते हैं। इसकी जो सलाहियतें होती हैं उससे देखने की कोशिश करते हैं और जहर से ही जहर को मारा जाता है। तो अक्सर इनके थ्रू रिसर्च करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी निकाला गया है। अगर आप डॉक्टर्स का भी वो सिंबल देखें तो उसमें भी आपको एक नाग नज़र आएगा एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स। उसके बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ। लेकिन लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। और आज आप कहेंगे सिद्रा इतना सांप क्यों हो रहा है, कौन है जो आपकी आस्तीन का सांप है, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं? पहले हम सबके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, बिकॉज टुडे इज़ वर्ल्ड स्नेक डे। जी हाँ, पूरी दुनिया में सांपों का दिन भी मनाया जाता है और आज का दिन सांप का दिन है। Let's take a look at this report. जी जनाब, आपने देखा कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है सांपों का। और अक्सर मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसको हम एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं, जैसे वो रेप्टिलियन हो, सांप हो, उनका मिथोलॉजी में बड़ा अहम ताल्लुक होता है। ईस्ट में बिल्कुल उसका उलट है। हम इसको जहरीला, डसने वाला और साजिशी एक अंदाज में इस एनिमल को देखते हैं। बट नॉन द लेस आज ही इनका आलमी दिन है। आज हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कुछ है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट ऑफ द पोलिटिकल सिचुएशंस। ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि ज़लज़ला ज़दगान की जो इमदादी रकम थी उसके हवाले से डेली सन में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जो एक दफ़ा फिर PMLN को मुश्किल में डालता है। इसके बाद जो उनके साथ मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है, हुकूमत वक्त क्या सोच रही है। एक तरह से ऐसा लगता है यहाँ से अगर कोई सबूत या शवाहिद को मंजर आम पे लाया जाता है तो दूसरी तरफ इनका अपना स्कैंडल कोई खुल जाता है। क्या ये टाइमिंग थोड़ी ऑड नहीं है? क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है? इसके अलावा जी आज का बिग डिस्कशन भी होगा। बट राइट नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको टॉप स्टोरीज भी बताते हैं और एक्शन का रिएक्शन में ये जो ज़लज़ला ज़दगान से रिलेटेड ये स्कैंडल है, पैसे गबन करने का, उनकी इमदाद को गबन करने का, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि सांपों का आलमी दिन है, लेकिन साथ ही साथ और एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है सेलेस्टियल वर्ल्ड में। यानी अगर आपको इस कायनात को ऑब्ज़र्व करने का, देखने का शौक़ है, और ख़ुसूसन इस इवेंट से भी जुड़े बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कहा जाता था पुराने ज़माने में लोग डर जाते थे कि जब सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण होता था कि भाई सूरज हमारा देवता है, चाँद हमारा देवता है, अगर वो छुप रहा है तो इसका मतलब है वो हमसे नाराज़ है और हमें कोई बलि चलानी है, कोई भेंट
बढ़ानी है, और इसका वाकई लोग अपनी ज़िंदगियों पे एक असर सोचते थे, महसूस करते थे, और आज भी ये चला चला आ रहा है कि आपके सितारों पे असर पड़ता है। हमने इसी हवाले से एक रिपोर्ट बनाई क्योंकि आज यानी 16 जुलाई को 2019 का आखिरी चांद ग्रहण है, जो कि पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पे आपको नज़र आएगा। इसके हवाले से ये जो रिपोर्ट है पहले देखते हैं और फिर ये जानेंगे कि आपके सितारों पे इसका क्या असर होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, बट फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जिनको एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट हो, ये जुलाई बड़ा हैपनिंग है। एक तो जी इसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोग्रेड में है, खुसूसन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की बात की जाती है, जो कि चलेगा, इसको एक्चुअली तो ये इख्तिताम पजीर होगा 2 अगस्त को, लेकिन इसका शैडो पीरियड चलेगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जुलाई में 2 मून्स की भी बात की जा रही है। बिल्कुल जब जुलाई शुरू हुआ तो हमने देखा कि नया चांद हुआ, और बिल्कुल जुलाई के आखिर में भी नया चांद होगा। फिर 5 जो ये प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, इसके अलावा एक सूरज ग्रहण और ये चांद ग्रहण, बहुत कुछ चल रहा है। तो हमने सोचा कि भाई मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, और अगर आपने पाकिस्तान के बेस्ट कंटेंट के बारे में अगर बात करनी हो, फेसबुक पे देखें एस्ट्रोजेम, दैट इज़ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी कंटेंट। वीकली अपडेट्स मिलती है, सितारों का हाल आपको मिलता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो ना बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है सुबह के शो से, और हमारी बड़ी ये खुशनसीबी है कि आज आपने हमारी दावत को कबूल सिद्रा, किया। बाय गॉड, फ्रैंकली एंड ट्रूली स्पीकिंग, जब मुझे पता चला आपके साथ आना है, सिद्रा के साथ शो करना है, एंड यू नो ये 10 साल बाद हम लोग दोबारा बैठे हैं। पहले भी एक दफ़ा बैठ चुके, पहले तो हर हफ्ते बैठते थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, एंड ये मेरे दिन का आगाज़ आज बड़ा अच्छा हुआ, एक्टिव रहने वाला। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, लेकिन इस दिन में जो कहा जा रहा है आगे चांद ग्रहण है, आज भाई क्या इसका असर पड़ने वाला है लोगों की लाइफ पे? सिद्रा, 2-3 चीज़ें पहले तमहीद के तौर पे बांधूं। वैसे आपने इतनी जामे रिपोर्ट बनाई है कि मेरे कहने का अब कुछ नहीं बचा। वैसे ये आज रात पाकिस्तान में 11:50 पे शुरू होगा, और हर मुल्क अगर हम टाइम से आगे है तो वो इसी टाइम में अपना टाइम ऐड करेगा तो उसका टाइम निकल आएगा, और हम पाकिस्तान के टाइम से अगर पीछे है तो उस टाइम में से डिटेक्ट कर। 5 ग्रहण होने थे 2019 में, 3 हो चुके, आखिरी चांद ग्रहण है, और 26 दिसंबर को अब फिर सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण एक सोलर सिस्टम का इवेंट है। जब ज़मीन दोनों प्लैनेट्स के दरमियान में आ जाती है तो सूरज की रोशनी उधर नहीं जा पाती और उसे शैडो नज़र आता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह है, बट मजहबी तौर पर इसे बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये बात ना मेरे करने की नहीं थी, ये बात उलमाए कराम को करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की ये एक ड्यूटी थी कि वो सिर्फ टाइम निकाल देता और वो ये बता देता कि भाई पाकिस्तान में दिखेगा या नहीं, और इसके इम्पैक्ट्स एस्ट्रोलॉजिकल बयान करता। बट मुबल्लिगीन उलमाए कराम, हमारी जान उन पर फ़िदा, उन्होंने हमें दीन सिखाया, बट वो आगे नहीं आते। एक बात जो मेरे कहने की बद इज़्ज़त के साथ कह रहा हूँ, ये सुन्नत मौक़दा है इस ग्रहण में नमाज़ पढ़ना। सुन्नत मौक़दा, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद वाजिब, और वाजिब के बाद सुन्नत मौक़दा। एंड ना जनवरी में किसी आलिम दीन ने कोई एक स्पीच की कि ग्रहण आने वाला है और फ़लाँ मस्जिद में सुन्नत मौक़दा की नमाज़ अदा की जाएगी, ना ही सोशल मीडिया पे किसी ने बोली। अलबत्ता जो इनफरादी तौर पे लोग थे उन्होंने बोला जी। सुन्नत मौक़दा, यू नो सिदरा, ऐसी एक सुन्नत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना छोड़ा हो, सही, कभी ना छोड़ा हो। और कम अज़ कम पाकिस्तान में ये एक ऐसी सुन्नत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा, उसके बारे में कोई राय नहीं दे रहा। अच्छा, एज एन एस्ट्रोलॉजर हारिस भाई, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते भी हैं कि कितना बड़ा ये सेलेस्टियल इवेंट है, या आपको असरात सामने नज़र आ रहे होते हैं लोगों के जायचे, लोगों की ज़िंदगियों पे, आपका क्या ख्याल है कि इस पर नवाफिल क्यों अदा किए गए? क्या इस वक्त किसी सख्त वक्त से गुज़रती है ज़मीन और सूरज और आसमान, या वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है? क्या आप कहेंगे इस्तग़फ़ार करने का वक्त होता है? इस्तग़फ़ार करने का वक्त सिदरा, एक दफ़ा क्या मतलब, एक ऐसी मिसाल मिलती है हमें इस्लामियात में कि हज़रत इब्राहीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जिस दिन उनका दोपहर में इंतकाल हुआ या सुबह में इंतकाल हुआ, उसी रात ग्रहण था। तो जो जितने भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने एसोसिएट कर लिया कि क्योंकि पैगंबर के बेटे का इंतकाल हुआ है तो शायद ये उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। और उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खुतबा दिया और ये फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं वो हदीस प्रॉपर बयान नहीं कर रहा क्योंकि उसका मफ़हूम है। अच्छा हारिस भाई, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और इसका किसी के मरने या जीने से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता बीइंग एस्ट्रोलॉजर, सिद्रा, सॉरी आपकी बात, नहीं सर, बीइंग एस्ट्रोलॉजर
इट इज़ डैम श्योर कि ये एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो एनर्जी जो तसलसल से हमें ज़मीन पर पहुंच रही थी, सूरज चांद पर अपनी किरणें फेंक रहा था और चांद से रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आ रही थी, अब ज़मीन उसके सेंटर में आ गई तो सूरज ने किरणें फेंकना बंद कर दी। तो जो चीज़ हमारा हक था, हमें सोलर सिस्टम में तसलसल से फुल मून नाइट्स को मिल रहा था या मून नाइट्स को मिल रहा था, वो कम से कम 6 घंटे के लिए रुक जाएगा। जब वो 6 घंटे के लिए रुकेगा तो उतना फ्यूल तो नहीं मिला जितना कि उस रात हमारी रिक्वायरमेंट थी या उस रात डिस्टर्बेंस भी पैदा करेगा। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस एज एस्ट्रोलॉजर के वो मूड स्विंग्स की वजह बनेगा और इसका इम्पैक्ट दो स्टार्स पर बहुत ज़्यादा आएगा। एक तो जिसका ये रूलिंग प्लैनेट है कैंसेरियंस, और एक ये फर्स्ट हाउस में होने जा रहा है कैप्रिकॉनियंस के। राइट। तो इन दो पर इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। अगर आप कैंसर या कैप्रिकॉन अगर आपका स्टार है तो आप इसके असरात महसूस करेंगे, और किस किस्म के असरात महसूस करेंगे? अब ये एक लंबी बहस है, अभी इस पे बयान करते हैं। ये प्योर एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप इजाज़त दें तो 2 मिनट वो नमाज कसूफ बयान कर दूं एंड देन फिर नमाज कसूफ सूरज के वक्त है, 2 नफल नमाज है और लंबी पढ़ने की होती है कि जितनी ज़्यादा देर पढ़े। और ये नॉर्मल 2 नफल नमाज नहीं होती, इसमें हर रकत में 2 रुकू आते हैं और 2 रुकू के साथ इसे जितना तवील किया जा सके। हदीस से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रुकू में इतना लंबा क़याम करते थे कि जितना सूरह बकरा पढ़ने पर क़याम होता है, और फिर दूसरा क़याम। लेकिन जिस बंदे ने उस दिन फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ी हो वो उसे नमाज खसूफ कैसे पढ़ेगा? तो ये जहन में रखिए। दूसरी बात ये कि नमाज खसूफ जो है ये चांद ग्रहण पर है और इसकी भी तरतीब इसी तरह है। अहले तशीह हजरात जो हैं वो नमाज आयत पढ़ते हैं और वो उनकी वो 5 रुकू के साथ पढ़ते हैं। बस ये मैंने कहा था ना, ये मुबल्लिगीन का काम था कि उन्हें ये बताना चाहिए। खैर, लेकिन आपके तवस्सुत से लोगों को पता चल गया। हाँ जी। अच्छा, सदका करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा इवेंट है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि जब ग्रहण हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी से मस्जिद की तरफ भागे, तो सहाबा कराम ने ये अज्यूम किया कि ग्रहण भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो उनके कोई फ़िक्र लाहक हुई। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया। दरियाफ़्त करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं क़यामत बर्पा ना हो जाए। तो इट मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ सम हार्डशिप, थोड़ा नुकसान। और इससे एक पहलू निकलता ज़रूर है, बट मैं उसका ना मोतरफ़ नहीं हूँ कि जितनी दफ़ा भी सूरज ग्रहण हुआ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली जगह पर नहीं आए और वो देखना शुरू नहीं किया। वो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर बड़े सग़ीर में देखा जाए, वैसे भी लोग कहते हैं अगर आपका कोई पहलोटी का बच्चा है तो आप उसको ना निकालें, या लोग थोड़ी एहतियात करें बच्चों को खुले। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कार्ड दैट एज मिथ्स और वो बाकायदा चांद ग्रहण को या सूरज ग्रहण को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कही जाती है ख़ास तौर पर सूरज ग्रहण के हवाले से कि आपको उस वक्त जो रेज़ होती है वो आपके लिए काफ़ी जो शुआएँ हैं वो नुकसानदेह हो सकती है, तो अक्सर सन ग्लासेस पहन के ही उसको देखना चाहिए। तो शुआएँ बहरहाल रेडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसके जिस तरह भी आप उसको साइंटिफिकली माने ना माने ये आपके ऊपर है ना। क्योंकि वक्त कम होगा, एस्ट्रोलॉजी पे आ जाए हारिस भाई जरा। बस लास्ट में वो जो हामला और ये मज़े की बात भी है, मैंने लिख दिया एंड मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। मैंने 16 साल कैरियर में जो देखा चांद ग्रहण को, सूरज ग्रहण के बाद मौसमी तगय्युर बहुत आता है एंड चांद ग्रहण के बाद रिलेशनशिप क्राइसिस बहुत आते हैं। ये 2 मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये किताबी बात नहीं। मैंने वो लिख दिया और वीडियो में भी बोल दिया। अब कम से कम 100 से ज़्यादा एग्जांपल्स आ गई कि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं हामला थी तो बच्चे का होंठ कटा हुआ पैदा हुआ। मतलब इस मेंटालिटी मौजूद है कि अगर मैं उसे डिनाई भी करूं तो वो डिनाई करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो लोग कहें कि जी हमारी रिलेशनशिप तो वैसे ही क्राइसिस में चल रही है, उसके बाद क्या होगा? मज़े की बात, और ये बात अब सबको सुन लेनी चाहिए सिद्रा। हर वो इवेंट जो सोलरली फल्कियात पे हो रहा है, हाँ जी, वो उसी बंदे को इफ़ेक्ट करेगा जो ऑलरेडी सेंसिटिव है। जो स्ट्रॉन्ग है उसे इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी सादा मिसाल ये थी कि अगर बाहर बहुत ठंड है, ये एक इवेंट है, सूरज ज़मीन से दूर चला गया और दूर जाने से ज़मीन पर ठंडक पैदा हो गई, तो वो बंदा उस ठंडक में फंसेगा जो ऑलरेडी पेशेंट सा है, जो स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर एबिलिटीज़ है, उसका इरादे ताकतवर हैं, जिस्मानी ताकत है, तो वो नहीं फंसेगा। जब ये वाज़े मिसाल इस तरह की मौजूद है, तो इसी तरह जो नॉन मटीरियल टाइप की चीज़ें हैं वो भी वो लोग जल्दी फंस जाते हैं जिनमें पहले ही
सोल पावरफुल नहीं है, सेंसिटिविटी है, इमोशन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है वो कि वो फंस कभी जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जैसे कहा कि सदका किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है, किसी ये खास चांद चीज़ ग्रहण का? था तो इसकी जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि सुर्ख रंग की चीज़ जो चांद का लकी कलर है जी। वो दिया जाए। अच्छा। और उसका दिन मंडे था। मैंने अपनी वीडियो में जो मेरे एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पेज वो उस पे यूट्यूब चैनल पे है, उसमें मैंने रेड कलर का सदका मंडे के दिन परफॉर्म करने का बोला था, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि ये एक नफली इबादत है, किसी वक्त भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा स्टार्स पे आ जाते हैं। आपने कहा कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। वाटर साइंस अक्सर देखा गया है कि मून से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उन पे भी पड़ेगा? पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, तीनों पे पड़ेगा। मैं तरतीब से थोड़ा बयान कर दूं। कैप्रिकॉर्न के फर्स्ट हाउस में है, एंड अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्नियन का रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न। और सारे ही रेट्रोग्रेड में हैं। हारिस भाई क्या करें, इसीलिए मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड में है। और कैप्रिकॉर्नियन पर इसलिए ज़्यादा हुआ कि उन्हें जो उनकी नेचर को सपोर्ट करता है स्टार, जो उनकी एनर्जीज को सपोर्ट करता है, और फर्स्ट हाउस में ही है, असेंडेंट पर ही रेट्रोग्रेड हुआ है, तो वो पहले ही बेचारे वीक चल रहे हैं। अच्छा, वो फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर को, इनर एबिलिटीज को, नेचुरल स्किल्स को, एंड एजेंडा ऑफ लाइफ को, आप किस नेचर के हैं और करेंगे क्या। और वो वीक चल रहा है, तो वो अनकॉन्फिडेंट से पहले ही हैं, ज़रा घबराए हुए, परेशान से। एंड उस सूरत में ग्रहण भी होने जा रहा है, जब वो होगा भी फर्स्ट हाउस में। जब फर्स्ट हाउस में होगा तो 3 तरह के नेगेटिविटीज़ आएंगी। एक तो वो सेंसिटिविटी क्रिएट होगा, इमोशनल सिकनेस, एंड इमोशनल सिकनेस पर डिपेंड तमाम चीज़ों का। अगर बॉसेस के साथ क्लैशेस हो, इमोशनल सिकनेस है और काम सही नहीं कर रहे तो बॉसेस के साथ क्लैशेस। इमोशनल सिकनेस है और आप एक पेयर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उधर प्रॉब्लम्स। आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं डेली और इमोशनली अच्छे नहीं है तो वहाँ परफॉर्मेंस में, तो ये वो सेल्फ डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होगी। और इसका इम्पैक्ट मेरे एतबार से अगर कैंसेरियन को भी कहा जाए तो ज़्यादा कैप्रिकॉर्नियन पर है। कैंसेरियन का रूलिंग प्लैनेट है, 6 घंटे के लिए ट्रबल होगी उनके पास, वैसे अदरवाइज़ बड़ा फ्यूल है। सैजिटेरियस के ये दूसरे घर में होने जा रहा है। सेकंड हाउस, यू नो, हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। जितनी भी आपने माइंड मेकअप किया हुआ था इस महीने मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, मुहिम चलाने के लिए, आज वो डिस्टर्ब ज़रूर होगी। इन अ सेंस के या तो उकताहट होगी जी, या डिलेज आएंगे, या आपको स्टक फील करेंगे। वो उतना प्लेजेंट माइंड रहेगा नहीं फॉर मनी मेकिंग जितना आप अभी रात 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद ये ट्रबल शुरू होगी, सुबह सहरी तक चलेगी 5 बजे। हारिस भाई, सॉरी टू इंटरप्ट हुआ है, मुझे बताएं कि ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में चल रहा है, जिसको बहुत बड़ा इवेंट, यानी बाकी सितारे जाते इतना लोग नहीं कहते, एक तो ये चांद ग्रहण, ऊपर से फिर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। लोग कहते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में वैसे ही कोई इनिशिएटिव ना लो, ये प्लानिंग का टाइम है, रेस्ट का टाइम है, इसके बाद अपनी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करें, वरना आपको ज़्यादा यानी आप प्रॉब्लम्स में, हर्डल्स में ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करें लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। इसी तरह 2 चीज़ें बयान कर देता हूँ एंड देन आप खुद ही डिसाइड कर ले। मरकरी ने साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना ही होता है, सही, तो इसको इतना बड़ा इवेंट ना बनाए। और 4 दफ़ा रेट्रोग्रेशन में वो सिर्फ 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, और 1 महीना ये है जो 8 अगस्त से शुरू हुआ है और 8 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त तक चलेगा। 30 दिन की रेट्रोग्रेशन में स्टूडेंट ज़्यादा फंसते हैं बिकॉज वो माइंड का कम्युनिकेशन का स्टार है। माइंड में कंसंट्रेशन आती है एंड फोकसिंग स्किल्स आती है और कुव्वत हाफ्ज़ आती है। ये तीनों चीज़ें ऑन स्टेक चली जाती हैं। वो फ्यूल जो तसलसल से आ रहा था और बंदा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो रुकता है। अगर कोई नॉमिनल सा स्टूडेंट था, नॉमिनल सा परफॉर्मर था, तो वो तो इन 30 दिनों में ही रद्द होने शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम में जाता है। जो कोई स्ट्रॉन्ग थे, उनकी कुव्वत हाफ़ज़ा पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखा हुआ था, वो नहीं फंसते। अच्छा, तो वैसे भी आपके लिए एक कॉल आई है, हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हारिस भाई से बात हो सकती है? जी, आप सवाल कीजिए और मेरी कोशिश होगी कि आप चांद ग्रहण से रिलेटेड सवाल ही करें तो बहुत अच्छा होगा। जी, यही बात करनी है कि अभी वो कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे थे। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी, तो मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मैं इस सिलसिले में क्या सदका कर सकती हूँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमें एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हारिस भाई की आज मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम 12 के 12 सितारे आपको बता के ही जाएंगे आज। हाँ जी, तो कैप्रिकॉर्न क्या करें? कैप्रिकॉर्नियन अगर उनके बच्चे क्या करें? मेरी अम्मी कैप्रिकॉर्न है, कहीं किसी सोफे के पीछे छुप जाएं ये बच्चे, क्या करें? एक तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कैप्रिकॉर्नियन ऐसे थे जो एस्ट्रोलॉजी को पहले से फॉलो करते आ रहे थे एंड ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न उन्होंने अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ था,
तो बहुत हद तक वो कैटलिस्ट है, बर्थस्टोन इज़ अ कैटलिस्ट, वो उनके लिए कारआमद रहेगा। तो एनर्जी डिसबैलेंसिंग की तो बिल्कुल 0% चांसेस हो जाएंगे अगर उन्होंने बर्थ। जो मजहबी नौयत की चीज़ें हैं वो ये है कि अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें तो ज़रूर पढ़ें एंड नमाज़ें खसूफ रात में ज़रूर पढ़ें, और फिर साथ में सदका रेड कलर की। बिल्कुल सही। आपने अभी तक कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस का बताया। सेजिटेरियस के लिए मटीरियल हाउस पे उनके इफेक्ट करेगा। इसके बाद आता है जी हम एक्वेरियस की तरफ, स्कॉर्पियो। ये पीछे को आ रहा है, पीछे उल्टा जा रहे हैं, सॉरी हाँ। तो स्कॉर्पियोज को ये 3rd हाउस में लगेगा एंड 3rd हाउस बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अजीज़ो अकारब का घर है और उधर ही उनका सैटर्न है। तो अजीज़ो अकारब के साथ रेट्रोग्रेशन पहले ही कशीदगी पैदा कर रही है सैटर्न की। एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि लैग पुलिंग कर रहे हैं या किसी हद तक अपोजिशन दे रहे हैं। और उधर ही ग्रहण होगा। तो बाय रूल्स, दैट इज़ ओनली बाय रूल्स, के चांस ऑफ अपोजिशन इंक्रीज कर जाएगा, स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव्स हैं। यानी जो आपके दोस्त अजीज़ो अकारब अगर आपकी मुखालफत करते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी तेज़ी देखेंगे। दिस इज़ ट्रू फॉर द स्कॉर्पियो। और पीछे बढ़ते हैं जी लिब्रा। लिब्रा के ये 4th हाउस में है एंड 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लग्जूरियस डिसीजंस एंड लग्जूरियस डिसीजन में सबसे लीस्ट रिस्क पर एक लिब्रा है और दूसरा एक्वेरियस है। जब उनकी बारी आएगी बयान करूंगा। इनके चौथे घर में ग्रहण होने जा रहा है। चौथा घर गाड़ी बदलने का है, घर बदलने का है, और क्योंकि वहाँ पहले ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो हमने अप्रैल से ही उन्हें पेशेंगोई दे रखी है कि वो ऐसी हरकतें ना करें, रुकें थोड़ा अर्सा। यानी उस पर अभी लेन देन के मामला करेंगे तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, मुश्किलात आएंगी, रिग्रेट भी आएगा। और 18 सितंबर तक ये सैटर्न ने चौथे घर में रेट्रोग्रेड रहना लिब्रा के लिए, 18 सितंबर 2019। और वो रुके ही हुए थे, ऊपर से ग्रहण आ गया तो हमने उन्हें रुकने का ही कहना था। वो ऑलरेडी जो रुके हुए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सो लीस्ट रिस्क पर हैं लिब्रास। सही। अच्छा, फिर पीछे जाते हैं तो लियो, वर्गोस के ये 5th हाउस में है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आएगी लव सेक्टर में, रोमानवी सेक्टर में। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, इज़ अ हाउस ऑफ मेंटल प्लेजर्स, हाउस ऑफ एग्रीमेंट्स, हाउस ऑफ ट्रैवलिंग एंड हाउस ऑफ सोशल कनेक्शंस। अच्छा हारिस भाई, वर्गो का तो वैसे ही रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल में आएंगे इसी वजह से। वीनस क्यों? वीनस तो ओके चल रहा है, वीनस अपनी जगह से, लेकिन ये क्योंकि 5th हाउस में लग रहा है तो आप कह रहे हैं रोमांटिक रिलेशन। और 5th हाउस में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड। ओके ओके, तो एक कॉलर और ले लेते हैं। ट्रबल है ये फॉर ऑल स्टार्स। ये उस हाउस में लग रहा है जहां सबका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ओके, तो अभी लेते हैं एक कॉलर को। अभी तक हम पहुंचे हैं जी वर्गो तक, वर्गो से फिर पीछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अहमद अली बात कर रहा हूँ रेमंड से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैंने ये पूछना था भाई से कि ये चांद ग्रहण के वक्त हामला औरतों के लिए क्या यानी कि एहतियात हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के। अभी थोड़ी देर पहले हारिस भाई ये कहते जो क्लेफ्ट लिप है, या बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी ये शुआएं या इस वक्त पे आप जाके सीधे लेट जाएं, कोई काम ना करें, खास तौर पे कोई शार्प चीज़ों के साथ काम ना करें। हारिस भाई आप मानते हैं इन चीज़ों को? लोग मानते हैं, लोग बहुत मानते हैं। मतलब मैं उन्हें एज अ प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंसेस 16 ईयर के कि मेरे कोई ऐसी मिसाल मेरे करियर में नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी बहन को हुआ था, मुझे हुआ था। तो फिर मैं चुप कर गया, क्योंकि हर मिथ जब क्रिएट होती है उसके पीछे कोई एक दो एग्जांपल्स तो होती हैं। सही। ये सिर्फ ख्वाब नहीं है कि कोई उठा और उसने ऐसा कह दिया। और मुझे लगता है कभी कभी हारिस भाई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी हो जाती है, क्योंकि आप इतना सोचते हैं और आपका इतना यकीन होता है कि वो चीज़ सच हो के आपके सामने आ जाती है। मिथ के कोई ना कुछ बेसिस तो है सिद्रा। एंड थोड़ा सा स्टूपिडिटी भी है कि भाई हर साल ही ग्रहण आना है। हाँ। हर साल, और कोई भी प्रेग्नेंट हुआ वो तो फिर फंसा ही पड़ा, वो तो बच ही नहीं सकता। खवातीन थोड़ा एहतियात से काम ले सकती हैं, इसमें बाहर ना जाएं। ये भी आपकी बिलीफ पे, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अकीदे से है, आपकी अपनी बिलीफ सिस्टम से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी जी हम क्योंकि पहुंच चुके हैं अब वर्गो तक, उसके बाद 10 मिनट जो आएंगे बाकी सितारों का भी हाल बयान करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सितारों का हाल जान रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हारिस भाई मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब, आप इनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रोजेम ऑन फेसबुक, एंड ऑफ कोर्स दे हैव द बेस्ट कंटेंट, सबसे ज़्यादा विजिटेड साइट है। आज हम बात कर रहे हैं जी जो लूनर इक्लिप्स होने वाला है, ये आखिरी लूनर इक्लिप्स है 2019 का। अभी तक हम पहुँचे हैं वर्गो तक, और वर्गो के ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आज का इक्लिप्स। और ज़रा पीछे चलते हैं, लियो की बारी आ गई। वर्गो की एक बात चलो डिफाइन कर दूं, प्रपोज करना इस वक्त सही नहीं है, एंड वो जो रोमांटिक इवेंट्स होते हैं लाइक गेट टुगेदर्स एंड वो एंगेजमेंट, शादी, रिसेप्शन थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो अच्छा, क्योंकि उसमें ना ज़हनी हमआंगी का फुकदान पाया जाएगा। सही। तो आपने तो बड़े सारे बॉयफ्रेंड्स को यहाँ आज पे, या जितने लोग जिन पर प्रेशर बन रहा था आपने उनको बना बनाया रीजन दे दिया, सोचो अभी चांद ग्रहण है, वो खुद ही देख लेंगे फिर। अच्छा, मेरी बातें ना तब याद आती हैं जब उन्हें ना वो सिचुएशन गुजर जाते हैं उससे। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजर की बात को उस वक्त तक नहीं लोग मानते जब तक वो देख ना ले। हाँ। एंड मैं खुद भी कह रहा होता हूँ कि भाई मुझे आप लोगों को अपना मुक्तदी नहीं बनाना है आप लोग खुद वो करें, एक्सपीरियंस करें, एंड जब पता लग जाए तो फिर फॉलो शुरू करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लियो के लिए ये 6th हाउस में है, एंड 6th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल हेल्थ, स्पेशली जो बिग ऑर्गन्स होते हैं, दिल या जो अज़ाए रईसा कहलाते हैं, तो उनके छठे घर में है। छठे घर में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो वो ऑलरेडी ऑन थ्रेट हैं। सही। फिजिकल हेल्थ में जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं या ऐसी एज में हैं जो हेल्दी एज कहलाती है, ना वो ज़ईफ़ हैं और ना ही बहुत बचपन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पहले ही किसी डिज़ीज़ को फेस कर रहे हैं और उसका मेडिकल एड रोज़ की बुनियाद पर लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा एहतियात करें। अगर किसी भी तरह की सीवियरिटी प्रोड्यूस हो तो फ़ौरन अपने आप को मेडिकल साइड पर लेकर जाएं और अपनी तवज्जो जो है वो उस सर्टन इशू पर दें, उसे इग्नोर ना करें। वो जर्नल नहीं होगा, आज की रात वो जर्नल नहीं होगा। वैसे इसका इम्पैक्ट 22 जुलाई तक रहना है। होना जो कुछ भी है वो एक रात में ही होना है, लेकिन वो फिर आगे उसके रिपल इफेक्ट्स आपको फील हो रहे होते हैं, जैसे आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ना आपके। 22 का मैंने डेट इसलिए दी सिद्रा कि 22 को फिर सन अपनी मूवमेंट में अगले हाउस में जाएगा, तो बहुत सारी चेंजेस बाकी मूवमेंट्स हो जाएंगी जिससे। अच्छा जी, अब लियो के बाद बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाइज के यहाँ, कैंसेरियन के यहाँ, कैंसेरियन के यहाँ ये है 7th हाउस में। 7th हाउस। अब ये वो दूसरी सेकंड, आपने कहा था ये ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एंड उधर से जो मून है वो रिप्रेजेंटेटिव भी इमोशंस का है, और हस्बैंड एंड वाइफ में होती ही इमोशनल अटैचमेंट है। और इमोशनल अटैचमेंट जितनी ताकतवर थी उसमें कहीं ना कहीं ज़ोफ आकर कमज़ोरी तो आएगी आज रात, और उस कमज़ोरी की वजह से जिन रिश्तों में ऑलरेडी थोड़ी अदावत है, ऑलरेडी शकूक चल रहे हैं, वो आज स्टेक पर होंगे। जो लोग स्ट्रांगली बॉन्ड हैं, सोल मेट्स हैं, लव सेक्टर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बचे रहेंगे, कोई परेशान ना हो। बट जिनका रिश्ता पहले ही 30-35% पे खड़ा है और 30-35% इफ़ेक्ट नेगेटिव मून साइन का आ जाएगा, तो उनके यहाँ ट्रबल हो सकती है। अगर कोई ये सिर्फ सिवियरिटी बयान करने के लिए, अगर कोई नाराज़गी थी और उसको रिकवर करने के लिए उनको हमने 1 हफ्ता पहले वीडियो दे दी थी जब मैंने, तो उन्हें रिकवर कर लेनी चाहिए अभी भी 11 बजे से पहले कम से कम इतना तो उसमें फ्रूट डालना चाहिए, इतना तो उसमें कि आज रात अगर कुछ नेगेटिविटी होती भी है तो जो आज दिन में उन्होंने एक्टिव बचने के सर्वाइवल के चांसेस हों। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से, क्या कहना चाहेंगी? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। और हाँ जी, मुझे मेरा साल कैंसर है, मैंने उसके हवाले से पूछना था। जी अभी हमने कैंसर का ही बताया, हमने कहा कि ये आपके जो शादी, आप मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ मैं। जी, तो आज अभी हारिस भाई ने तो कहा है कि जरा अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा भी आए ना, तो आपने आज गुस्से का इजहार नहीं करना और अपनी रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। सिद्रा, रिलेशनशिप का वैसे ही फिनोमेना। थैंक यू सो मच, आप ऑन एयर हमारा जवाब सुनिए, हम इस पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अभी। जी हारिस भाई, रिश्ते वैसे ही पता है कि एक ही थ्योरी है, देता जा और सहता जा और इसी से रिश्ते चलते हैं। जिस दिन आपने डिमांड, इसको और तरीके से भी कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। वो तो नेकी चले कोई सवाब का काम होगा, ये तो होता है कुर्बान ही होते जाओ, कुर्बान ही होते जाओ। सैक्रिफाइसिंग रिश्तों को बचा के रखती है। अच्छा, आम दिनों में भी आपने सैक्रिफाइस करना था, आज ग्रहण के दिन में जरा ज़्यादा सैक्रिफाइस करें। वैसे भी कुर्बानी की ईद भी आने वाली है। अच्छा, आप बताएं जी, इसके बाद किसकी बारी आई? जेमिनाई की। जेमिनाइज के ये 8th हाउस में होने जा रहा है। 8th हाउस थोड़ा तकलीफ का घर होता है, लिटिगेशंस का, तोहमत लगने का, बहस और तकरार का, अखराजात का,
सडन नेगेटिव चेंजेस का। और वहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल, सैटर्न वैसे 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो तो कमज़ोर होता है। मतलब 8वां घर खराबी का था, उसमें अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो खराबियाँ बढ़ना थी, सैटर्न रेट्रो चल रहा है तो खराबियाँ कम है। तो किसी को तो रेट्रो का फ़ायदा हुआ, किसी को तो फ़ायदा हुआ। हाँ। और उसकी रेट्रोग्रेशन से उसे जो एडवांटेजेस मिले, एक्वेरियस को भी इसका फ़ायदा हुआ है। एंड पे बयान करूँ, उधर ग्रहण होने जा रहा है तो वो तोहमत से बचें, ऐसे चीज़ों से बचें जहाँ पर उनकी मुखालफत हो सकती है और उनको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ये कल से शुरू होगा, मतलब 17 से 22 तक इन लोगों को ज़्यादा बचना है, क्योंकि ये मामलात के घर में, ये मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल सेक्टर है। मिलना जुलना। अच्छा हारिस भाई, अब हमें थोड़ी सी तेजी से बढ़ना पड़ेगा, 2 मिनट रह गए हमारे पास। अब हमारी किसकी बारी आई? जेमिनी के बाद टॉरस की। टॉरस जो है उनके यहाँ ये 9th हाउस में, 9th हाउस आला तालीम का है, 9th हाउस बच्चों के साथ ताल्लुकात का है, 9th हाउस ट्रैवलिंग का है। सो अगर उनके ट्रैवलिंग प्लान थे, बच्चों की तालीम के लिए कोई प्लान था, उसमें डिले आएगा। 10वें घर में होने जा रहा है ये पाइसेस के लिए। इसको ज़रा इत्मीनान से बताइएगा मेरा स्टाफ। 10वें घर में होने जा रहा है ये पाइसेस के लिए। एंड यू नो पाइसेस का रेट्रोग्रेशन जो है वो चल रहा है, उनका जुपिटर 10वें घर में रेट्रोग्रेड है और उनका सैटर्न 11वें घर में, 11वें घर में होने जा रहा है, 10वें घर में नहीं होने जा रहा है। 11वें घर में हो रहा है पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज़? सडन गेन्स। सडन गेन्स, हमें भी फायदा होगा। वो लक फैक्टर नहीं, आपका रेट्रोग्रेशन है। एंड यू नो सैटर्न सिर्फ 11वें घर में पॉजिटिव होता है पाइसेस के लिए, 11वें घर में वो रेट्रो चल रहा है। सो दे आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। ओके, तो उधर ग्रहण भी होएगा और उधर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो वो इनामी स्कीमों वाला चक्कर में अभी वो थमे हुए, लॉटरी नहीं लगने वाली आप या इंक्रीमेंट्स भी अभी थोड़े से रुके रहेंगे। हाँ, वो तो हमें अंदाजा ही है। एक्वेरियस के ये 12वें घर में होगा। सही, एक्वेरियस के 12वें घर में होगा। एक्वेरियस को 7.5 लगी हुई थी, सैटर्न का दौर उनका चल रहा है, वो 7.5 साल के 3 हाउसेज में से गुजरेगा। 7.5 टूट गई जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, तो वो वहाँ पॉजिटिव चल रहे हैं। जब तक 18 सितंबर तक सैटर्न वहाँ रेट्रोग्रेड है, वो अच्छी फॉर्म में है। और उनके 12वें घर में ग्रहण होने जा रहा है। 12वें घर में जो चीज़ होती है वो गुरु फॉर्म में होती है, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बुरे ख्यालात आएंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप एरीज रह गया। एरीज के 10वें घर में। अच्छा, एरीज के 10वें घर में वो किस चीज़? एरीज नहीं, हम लोगों ने एरीज के 10वें घर। हाँ, पाइसेस के बाद पहले एक्वेरियस आना था, फिर पाइसेस, और हम उल्टा चल। मैं भी बयान कर दूं। एरीज के ये 10वें घर में, 10वें घर में ही एरीज का सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। 11वें घर में है पाइसेस के लिए और 12वें घर में है एक्वेरियस के लिए। ठीक है, तो अच्छा अब आपने एरीज का बयान करना था, वो कैसे एरीज के 10वें उनका कैरियर सेक्टर है। एरीज 10th हाउस इज अ कैरियर, एंड वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि जो सराउंडिंग है उनके साथ हालात कशीदगी का शिकार हो जाएं, उतना प्लेजेंट ना रहे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, कोई डील बनते बनते रुक जाए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप अगर पहले ही वीक थी तो वहाँ से जवाब ही हो जाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जबकि मैंने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बयान किए हैं, नमाज कसूफ इज़ आइडियल सोलूशन, सदका आइडियल सोलूशन। अगर किसी को केमिकल सपोर्ट लेनी भी है तो वो उसका बर्थ स्टोन उसकी केमिकल सपोर्ट होगी। आखिरी जो कहा उसके ऊपर हमारे पास एक मैसेज आ गया है, ये जो आपने एक्वेरियस का कहा कि उनको क्या 7.5 साल क्या होगा उनके साथ? सैटर्न का एक फेज है सिद्रा, एंड यू आर अ सेकंड एस्ट्रोलॉजर माशाल्लाह। एंड ये 12वें घर से शुरू होता है। पहले घर 12वें घर में 2.5 साल रहता है, पहले घर में 2.5 साल रहता है, दूसरे घर में 2.5 साल रहता है। तो ये 2.5 साल के 3 फेजेस 7.5 साल में पूरे होते हैं और ये 7.5 कहलाता है। ठीक है। एक्वेरियस के यहाँ ये 12वें हाउस में है और 12वें हाउस में सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड है, तो वो 7.5 शुरू हुई और उसमें 4 महीने का उन्हें रिलीफ मिल गया सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने। लेकिन इस रिलीफ के बाद क्या होगा? आपने कहा 18 सितंबर जब ये सीधा हो जाएगा तब क्या होगा? वो 7.5 में फंसेंगे और वो सीवियर टाइप की 7.5 होगी। 7.5 इस दफ़ा 2 सितारों को लगी थी, एक कैप्रिकॉन्स को और एक एक्वेरियस को। बट कैप्रिकॉन 2.5 साल के लिए इसलिए बच गए कि ये कैप्रिकॉनियन का रूलिंग प्लैनेट था और पहले घर में जब भी रूलिंग प्लैनेट आता है वो मैलेफिक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के एक्वेरियस को फिर इस पर क्या होगा? यानी अगर 2.5 साल के बाद जब दोबारा यानी सितंबर के बाद जाएंगे तो किस हाउस को इफेक्ट करने का चांस है? 12वें घर को। 12वें घर में अपोजिशन, खुफिया दुश्मन, लैग पुलिंग्स
और फिर वो जो बच के रहें आप लोग। और फिर ये जो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये 60-70 ये सेहत को भी डिस्टर्ब करता है, रिलेशन को भी और माली हालात को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। आज को बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, लेकिन जो ये फोकास देते रहते हैं उसके लिए आप इनके फेसबुक पेज पे जाएं, एस्ट्रो जेम। इसके अलावा अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो हमारा बिग डिस्कशन है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है कि आपकी सक्सेस में आपकी किस्मत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, किस्मत का हाल, सितारों का हाल अभी आपने जाना। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। एस्ट्रो जेम ऑफिशियल इनका यूट्यूब पेज है, उस पर जाके आप वीकली प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, ज़बरदस्त गाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो मुझे पर्सनली जानने वाले उनके तो मैसेजेस आ गए कि जी हारिस साहब का नंबर दीजिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्वर्जेसन को लेके जाते हैं। हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन इस कामयाबी के लिए हम मेहनत भी करते हैं और साथ साथ अगर हमें ये बता दिया जाए कि आपके हालात को ज़्यादा मुआफ़िक करने के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव करने के लिए आप कुछ इक़दामात ले सकते हैं, तो हम उससे भी नहीं चूकते। इसमें कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम तोहम परस्ती भी करते हैं, लेकिन क्या आपकी किस्मत, आपका लक वाकई कोई किरदार प्ले करता है? बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखिए जी, उनको लगता है कि उनका कोई रुमाल, उनकी कोई अंगूठी, उनकी कोई जुराबें उनके लिए लकी साबित होती हैं। यही चीज़ हम कभी कभार अपने रिश्तेदारों के लिए भी कहते हैं। आपने ज़रूर ऐसे बिजनेसमैन से मिले होंगे, उन्होंने कहा कि जी मेरी तीसरी बेटी जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, क्योंकि ये आई तो घर में बाहर आई, बहुत सारा पैसा, दौलत, नाम मुझे मिली। लक का ताल्लुक क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख्यालात से है, या वाकई इसमें कुछ डेप्थ है? जितने लोग, अगर आप ये देखें कि अगर बहन भाई साथ रहते हैं, कोई एक होता है जो पैसे के मामले में बहुत लकी होता है, एक की रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चलती हैं, एक को दुनियादारी या लोगों से बहुत इज्जत मिलती है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली एट प्ले ओवर हियर, हम जानेंगे अपने पैनल से, और इसका हमारी नफ्सियात पे, हमारी ज़िंदगी पे और हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, ये आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं जी किंजर खोसो, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच किंजर फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं याहिया हुसैन, you're a psychologist. आप ही के साथ है लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट नवीद इलियास, you're a speaker and a motivational speaker. बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अगर किंजर आपसे शुरुआत करूं, ख़वातीन या लड़कियों की ज़िंदगी में लक बड़ी, उनको शुरू से कहा जाता है कि जी खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारा रंग गोरा है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा आ गया है। किस्मत और लड़कियाँ, आप क्या समझती हैं, क्या रिलेशनशिप है? लड़कियां, मतलब हम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह सकते। शुरुआत अगर वो ज्यादा सुनती है ना, लड़कों को तो हाँ, कहते हैं मेहनत कहा करो। जाता है कि बेटी के बाद लक स्टार्ट होता है, कि बेटी पैदा हुई है तो देखें लक स्टार्ट हो गया। इस तरह की बातें हम सुनते हैं, बट मेरे ख्याल में सिर्फ लक नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं और लक पे वेट करें कि लक है अच्छा तो हम कामयाब हो जाएंगे। आई थिंक कि लक भी है कहीं ना कहीं, बट लेकिन जो हमारे यहाँ अपनी मिथ्स हैं जो कल्चरली हमने एक्सेप्ट की हुई है, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी जो आपके घर में पैसे की, दौलत की रेल पेल है वो औरत की किस्मत है। यानी अगर वो उसका इल्ज़ाम भी बेचारी को दे देते हैं कि अगर घर में पैसे नहीं आ रहे, ये आदमी की लेजीनेस नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है कि नहीं आ रहे। हाँ। तो क्या कहेंगी आप इस पे? ऐसा है, एक एक्सटेंट तक ऐसा है, बट हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस आप मतलब आप शादी करके आ जाओ और इसी की वजह से जो है ना मेरा घर चेंज हो जाएगा, ऐसा हाँ। नहीं है। अपनी मेहनत भी होती है, दुआ के साथ दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह लक भी है और मेहनत भी है। सही। सिर्फ लक के लिए मैं नहीं कहूँगी कि हमारी नफ्सियात पे असर क्या होता है लक का। यानी कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास तमाम तर सलाहियतें हैं, उनका अगर आप कोई साइंटिफिक टेस्ट करें तो उनका IQ भी बहुत अच्छा है, उनको ग्रूमिंग भी आपने अच्छी दी है, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं होता है कि जी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, ब्लेम गेम, विक्टिम मेंटालिटी, कि मेरे साथ तो होता ही बुरा है। ये चीज़ कहाँ से आती है? इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, जब आपने तारुफ में कहा था कि कुछ खिलाड़ी जो हैं चाहे शायद थोड़ा सुपरस्टिशियस अंदाज में ही जो है ना, कोई अपनी फेवरेट रिंग या कोई अपनी फेवरेट टी-शर्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइगर वुड्स, दुनिया का नामवर खिलाड़ी, ऑन एवरी संडे गोल्फ लीग ही वेयर्स अ पर्टिकुलर रेड पोलो नेक शर्ट, किसी और रंग की शर्ट कभी नहीं पहनता। बेन स्टोक्स, लाइक नाउ द फेमस पर्सन, ही वेयर्स अ पर्टिकुलर रिस्टबैंड ऑन हिज हैंड। और इनका बिलीफ है, इनफैक्ट माइकल शनील जो था द NBA प्लेयर, ही ऑल्सो वुड वेयर अ पर्टिकुलर ब्लू बॉक्सर।
Why? और या इनको बाकायदा इनके कोचेस इंकरेज भी करते हैं, यानी इट इज़ समवॉट, आपने एक कहा ना वो जो एक्स फैक्टर होता है, शायद ये कोई एक्सटर्नल चीज़ पे वो चीज़ रख देते हैं और इनका प्रेशर रिलीज होता है इससे, यानी इज़ दैट द साइकोलॉजी एक तो बिहाइंड ये इट? कि जब ये पहनते हैं तो इनका मानना होता है कि दे विल परफॉर्म बेटर। नाउ व्हेन आई से परफॉर्म बेटर, तो हाउ डज साइंस सपोर्ट दैट? यूँ है कि उसी एक शख्स की अगर वो पसंदीदा चीज़ उसके साथ है, लेट सपोज स्टोन और ए गॉटेट और ए रिंग, उसका MRI किया जाए एंड द सेम पर्सन हैज़ हिज MRI डन विदाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो रिजल्ट में भी डिफरेंस आता है। रियली? या क्योंकि जब चीज़ आपने हाथ पे रखी है, चीज़ को तावीज़ भी आपने पहनी है, तो आपका जो बिलीफ है ना वो एक ऑप्टिमिज्म की तरफ जो है लेकर जा रहा होता है। सो द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन योर थॉट्स इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। एग्जैक्टली, एंड वाइस वर्सा, ईदर वेज। और जब आप कहते हो कि जी पॉजिटिविटी की तरफ जब सोचोगे तो ही, जब हम बात करते हैं लक की, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्चेस व्हिच से कि सपोर्ट कीजिए, जब आपकी सोच ऑप्टिमिज्म होगी यू विल फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज व्हिच लीड्स टू लक, एंड वाइस वर्सा। जब आपकी सोच अगर मनफी होगी तो फिर अब बहुत सी जो चीज़ें होंगी आपको शायद नज़र ही ना आए। तो अगर मैं इसको अपने सवाल से लिंक करूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो लोग जो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं या अपने आप को बदकिस्मत या बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं मानते, उन्होंने इसी चीज़ को अपने लिए नेगेटिवली इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है, यानी वही अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपनी बिलीफ को खुद ही अपने लिए एक तरह से कहना चाहिए लंगर बांध लिया है कि अपने आप को नीचे खींचे चले जा रहे हैं। इज दैट ट्रू? एंड दैट एग्जैक्टली जी, इसके बाद तो देखना मेरा और अच्छा रिश्ता आएगा। ऑन द अदर हैंड वो कहे नहीं जी ये तो मेरे हाथों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई। सो दीज आर टू डिफरेंट माइंड सेट्स दैट यू नीड टू एंड दे आर गोइंग टू डेफिनेटली फैक्टर इन। आप क्या कहते हो नवीद, बहुत सारे लोग फेलियर से बाद रिकवर नहीं कर पाते इसी अपने माइंड सेट की वजह से। वो समझते हैं कि जी आई एम नॉट लकी इन बिजनेस, या कईयों को मैं जानती हूँ कि किसी चीज़ के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा अगर उसमें फेल हो गए, देन दे एक्सेप्ट डिफीट कि बस जी अब तो मैं हार गया। बिल्कुल ये ऐसा होता है, और जब हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह करा रहे होते हैं तो उसके अंदर स्पेशली आजकल पॉजिटिविटी एंड थिंकिंग अबाउट इट इन द राइट डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो हम कहते हैं ना उनको, एक काम करो, लिस्ट बनाना शुरू करो। Really? अब लिस्ट क्या बनाओ? वो चीज़ें जो तुम इम्पैक्ट कर सकते हो ज़िंदगी में फॉर श्योर। आपने कहा यार आई कैन गेट मोर एजुकेशन, मैं जो हूँ वो अपने थॉट को चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो लिस्ट बहुत सारी बनती है, 30-40 चीज़ें बन जाती हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा अब ये बताओ कि क्या तुम नहीं तब्दील कर सकते, तो उसकी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। यार मैं अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी नेशनैलिटी को शायद फ़िलहाल चेंज नहीं कर सकता, इफ़ आई ट्राई आई कैन चेंज इट। तो वो जब लिस्ट को देखते हैं ना, मैं अपने बैंक बैलेंस को नहीं चेंज कर सकती चाहे कुछ कर लूँ, यानी मुझसे सेव ही नहीं होता तो होता ही नहीं है, बदलाव ही नहीं आता। उसके तरीके हम आपको उसके बाद में हम एक अलग सेशन करेंगे। तो जी आया। व्हाट हैपेंस इज कि वो जो लिस्ट को आप देखते हैं, हाँ, तो अगर इंसान 6 चीज़ें लिखता है जो तब्दील नहीं कर सकता, वही इंसान 18 चीज़ें लिख रहा होता है जो वो तब्दील कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि यार आई नो कि लक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, मगर फिर एक और कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि हु इज़ द बेटर प्लानर, आप या जो आपके ऊपर है। और अगर आपका माइंडसेट बदल जाए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश किए जा रहा हूँ और नहीं हो रहा, आई थिंक आई शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, आई थिंक एग्जैक्टली आपकी सिर्फ उस वक्त ऐसा लगता है कि जो आपकी आंखें आपको दिखा रही हैं, आप उसी एक लूप में फंसे हुए। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी सोच को ज़रा सा इस तरह तब्दील कर लें कि भाई जो ज़ाहिरी तौर पे मेरे साथ बुरा भी हो रहा है, ज़्यादती भी है, गलत भी है, आप कह रहे हैं कि जी मैं चलते चलते अचानक से मेरे लिए एक रुकावट खड़ी हो गई, मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अगर हम एक लम्हे के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है, आई नो इट्स नॉट ईजी, ये सोच ले कि ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन माय फेवर, यानी द वर्ल्ड इज पिटेड टू गिव मी बेनिफिट। हम ये तो कहते हैं दुनिया अनफेयर है, लेकिन ये दुनिया अनफेयर मेरे एडवांटेज में क्यों नहीं है किंजर, यानी इट कुड बी ऑल फॉर मी, राइट? और जैसे वो कहते हैं ना कि दुनिया में जितने बड़े इंसान बने हैं, हाँ, उन सबको अल्लाह ने पहले तकलीफ दी है, उसके बाद वो निकले हैं। सो प्रोबेबली इट्स अ टेस्ट फॉर यू कि आपको अगर किसी अल्लाह ने बड़ा बनाना है ना, हाँ, तो वो आपको तकलीफ देंगे। अच्छा, मुझे आई विल करेक्ट दैट अ लिटिल बिट, ये मेरी जो वे ऑफ थिंकिंग है ना उससे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करता है। मुझे लगता है जैसे बार बार कुरान हकीम में कहा गया है, यू नो, कि
अल्लाह ताला आप पे जुल्म नहीं करता, हम अपनी ज़ात पे जुल्म करते हैं। तो तकलीफ बेसिकली अल्लाह की तरफ से नहीं आती, आजमाइश या टेस्ट आ सकता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन उसको ये सोचना कि ये मेरे लिए नेगेटिव है या अपने आप को तकलीफ देना, ये हमारे अपने ये जो कारखाना है ना इसकी वजह से होता है। खैर गुनाह है, या मायूसी नहीं, ये जो तकलीफ में रखा है कि जी फलानी चीज़ अगर हो गई और उसकी हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ नो दैट अल्लाह इज़ बेनेवलेंट, आपको वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो तकलीफ उसकी तरफ से नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग या ये सोचना कि ये तकलीफ मुझे मिल रही है, ये आपकी अपना किया हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? याहिया मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, आप कैसे हैं? आज इत्तेफाक से याहिया नाम के एक और भी बैठे हुए है ना, उनको भी मेरा सलाम। लेकिन हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप बताइए इस वक्त क्या सोचते हैं हमारे टॉपिक के बारे में? मैं ये सोचता हूँ, देखिए हर एक किस्मत और मेहनत दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत अपने आप से मुतमईन हो तो आप जो हैं वो आप उसमें खुश रह सकते हैं। मसले कि और कहाँ खराबी कहाँ होती है कि मैं खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस है, जाहिर है एक मेरी एज हो चुकी है, मैं अप एंड डाउन दुनिया मैंने बहुत देखे। आई वाज लिविंग इन अ वेरी बिग होम, नाउ आई एम लिविंग इन अ वेरी, मैं 600 गज के मकान में रहता हूँ, 120 के मकान में रहता हूँ। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई, जब मैं उस मकान के सामने से सिर्फ गुजरता था ना, जब मैं डी ब्लॉक में, तो मेरे फादर, मैं देखता था तो मेरे फादर कहते, इस मकान को हसरत से ना देखो, जो तुम्हारा अब घर है वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी जन्नत है, तुम वहाँ एक अच्छा टाइम गुजार चुके हैं। देखिए आप अपनी किस्मत से मुतमईन उस वक्त हो सकते हैं जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। और इसको अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें याया, आप अपनी किस्मत पे उस वक्त मुतमईन हो सकते हैं जब आप आज से समझौता ना करें, आप आज में खुश होना सीखें। जब आप गुजरे हुए कल में और आने वाले कल में जी रहे होते हैं ना, दैट्स व्हेन यू कॉज एंजाइटी, बिकॉज आप इस लम्हे को कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड फॉर हैविंग दिस डिस्कशन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आएंगे, आप यानी याया आपसे बात करेंगे कि भाई ये जो माजी और फ्यूचर की प्रॉब्लम से निकलना है कि हम इस लम्हे में वापस आ जाएं, ये हम कैसे करें, इसका कुछ फॉर्मूला बताइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा हमने कहा नए अंदाज से वापस आया जाए। जी हम बात कर रहे थे किस्मत के हवाले से। माई पर्सनल फेवरेट सेइंग इज़ द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, यानी मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं उतना ही खुशकिस्मत होता जाता हूँ। तो इस बात का तो कोई नेमुल बदल नहीं है कि कोई भी शख्स अगर किसी मकाम पर पहुँचा है, वो सक्सेसफुल है, कामयाब है, दुनियावी दौलत शोहरत उसके पास सब कुछ है, तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है उसमें अमल दखल ज़रूर किस्मत का होता है, लेकिन उसने मेहनत भी की होती है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम अगर हमारा क्लेम ये है कि हम एक सेल्फ मेड इंसान हैं, तो आई थिंक उसके ऊपर से हमें ज़रा अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करना चाहिए और इस बात को सोच लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी एक मजमुआ है बहुत सारी चॉइसेस का। हमने हर चीज़ के ऊपर एक चॉइस ली है, हमने क्या खाना है, कौन से स्कूल में गए, कई चॉइसेस हमने खुद ली हैं, कई चॉइसेस हमारे लिए हमारे एडल्ट्स ने ली हैं, लेकिन आप ज़िंदगी के किसी भी लम्हे पे अपनी वो सारी गुज़िश्ता चॉइसेस की वजह से पहुँचे। सो आर यू रियली सेल्फ मेड? ये एक फ़लसफ़ियाना बात हो जाएगी, लेकिन इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से? मैं अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके पैनल से आज एक एंटरप्रेन्योर बैठी है, तो उनसे मुझे सवाल करना था जी के बारे में। जी, एज अ बिजनेसमैन हम सब चाहते हैं एक पोजीशन में पहुंचने में, लेकिन वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट फेज। राइट। किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, किसी को कम। तो is this all luck or did we all get there by अपनी मेहनत से? How much does the luck play in that part? ठीक है, तो आप कहते हैं कि एज अ बिजनेसमैन एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर मुख्तलिफ स्केल पे आप शुरू करते हैं, बट व्हाट रियली मेक्स सम ऑफ अस लकियर देन द अदर्स? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। या इफ आई ब्रिंग दिस टू यू, बल्कि आप इस पे सोचे, एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? इसमें ये देखा, मैंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान जब मेहनत कर रहा होता है तो आगे से नाकामी मिलती है, उससे मायूस नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो जो मेहनत है आपकी, वो अल्लाह के यहाँ कहीं डिपॉजिट हो रही होती, क्योंकि आपको जिंदगी में कई ऐसी कामयाबी मिलती जिसमें आपने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की होती और वो झट से कामयाबी मिल जाती। सही। राशिद साहब, आप जिंदगी में अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कब मानते हैं? यानी आपकी जिंदगी में यानी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, सबसे ज्यादा लकी सिचुएशन क्या है आपके लिए जिसपे आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं?
सबसे ज्यादा लकी ये है कि मैं कंटेंट रहता हूँ, मुझे मतलब अच्छा गुमान रखें। जब किसी भी काम करने से आप कंटेंट फील करेंगे, वो आप वही अच्छा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कॉल मैं आपको इससे बड़ा अच्छा जवाब मिल जाता है, वो कोट करूंगा जी। किसी ने पूछा कि जी हमें जब मिलना है तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने फरमाया, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हो सकता है ये लिखा हुआ हो कि दुआ करोगे तो मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद कॉल करने का कि भाई जब मिलना है, किस्मत का हाल पहले ही लिखा हुआ है तो दुआ क्यों करते हैं। तो जवाब था कि दुआ करो क्योंकि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में दुआ करने से मिलना लिखा हो। या जी I'm in center yet cornered. अब आप कोई एक्सट्रीम नहीं ले रहे। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि कुछ बिजनेसमैन ज़्यादा कामयाब, कुछ कम कामयाब क्यों, हालांकि मेहनत कभी कभार हम समझते हैं कि हम अगले जैसी ही कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे किस्मत किस तरह दोनों को अलग बनाती है? Well, I think सवाल में ही आधा जवाब तो है कि equally amount of hard work like every student does in the classroom, लेकिन फर्स्ट सिर्फ एक ही बच्चा आता है, ठीक है। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि 4-5 बच्चे जो हैं क्लास में वो फर्स्ट रैंक पे आ जाए, परसेंटाइल हो चाहे परसेंटेज हो, एक ही बच्चा आता है। सो यस, वो जो हार्ड वर्क होती है इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जो एक एलिमेंट होता है, जो जिसने ज़्यादा हार्ड वर्क की होती है, फिर कहते हैं लक भी उसी को सपोर्ट कर रही होती है। नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जो आपका ए स्टूडेंट है, सबसे ज़बरदस्त स्टूडेंट है और उसने पूरे साल मेहनत की है, लेकिन राइट बिफोर द एग्ज़ाम्स अगर उसको चिकन पॉक्स हो जाए, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? नवीद। ओके, ये जो बिजनेसमैन का सवाल था कि भाई हाउ टू गेट सक्सेस, मेरे हिसाब से ना किस्मत के दो पहलू होते हैं। ओके। पहला आपका अपना और दूसरा जिससे आप हाथ मिलाते हैं। अब वो हाथ मिलाना हो सकता है कि आप आपकी स्पाउस आपकी ज़िंदगी में जो आ रही हैं, या आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो हार्ड वर्क का एक अपना रोल होता है, मगर बहुत बार दो लोग जब मिलते हैं तो 1 + 1 is not 2, 1 + 1 is 11. So what you're talking about is collectiveness, यानी एक कलेक्टिवली भी आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और आई थिंक इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आपने ये जानना है कि एक शख्स 5 साल के अरसे के बाद कितनी कामयाबी हासिल करेगा या ज़िंदगी में किस मकाम पे पहुंचेगा, सो लुक एट द 5 पीपल जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजार रहा है। आप हमेशा उनका मजमुआ बनेंगे, उनसे बहुत अलग नहीं हो सकते। लेकिन फिर किंजे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कई कम्यूनिटीज़ में देखते होंगे जहाँ पे पायनियर्स निकलते हैं, जहाँ पे सब लोग जो शायद पतंग उड़ा रहे थे, इधर उधर के कामों में बिजी थे, लेकिन एक शख्स था जो अपने काम के तहत बहुत ज़्यादा सिंसियर था और मेहनत किए जा रहा था। उस शख्स को आप क्या नाम देंगे? वॉज ही कमिटेड, फोकस्ड, वो सबके बीच में रह के भी उनसे कटा हुआ था? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? आई थिंक ही वाज फोकस्ड अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके। हम लोग हमेशा लाइफ में गोल सेट करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, लक आता है बीच में, बट अगेन हमारी मेहनत भी आती है। जैसे ही आपने अपना एक कोट बताया, उसी तरीके से होता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमारा लक हमें उतना साथ देगा। हाँ, हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हम इतनी मेहनत करें, हम 2 साल में वहाँ पहुँच जाएं, शायद 4 साल लग जाएं, बट हमें मेहनत हम पहुँच जाएंगे। और आप कितना कमिटेड और कंसिस्टेंट रहेंगे, ये आप अपने गोल से कितना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इमरान खान, जो भी है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं, बट वो अपने गोल तक पहुंचा। किसी ने सोचा था, उसने शायद मे बी ऑल द ऑड्स जो कहा जाता था एनालिसिस में, वो पिटेड अगेंस्ट हिम। वो क्रिकेटर था, हाँ, और 2-3 रास्ते जो दिखाए जाते थे कि भाई फलानी पार्टी ज्वाइन कर लें अगर आपको शौक है सियासत का, बट ही मेड अ पार्टी, मेड इट हैपन। ऑफ कोर्स ये इसको भी किस्मत कहते हैं। नवीद, क्या कहेंगे जो भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र यहाँ पे किया था कि व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल? कई लोग जब मेहनत और किस्मत को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैं मेहनत करना मेरे बस में है, मैं पढ़ाई ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, हम रिश्ते देख सकते हैं, लेकिन शादी किससे होगी और वो चलेगी या नहीं चलेगी ये किस्मत है। और इसी तरह जॉब मिल गई, उसमें तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी, कामयाब होगा, ये किस्मत है। आप इस रेशो को कैसे देखते हैं? ओके, बिफोर मैं इसको आंसर करूँ, एक चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सक्सेस को लोग समझते हैं कि यार मुझे फ़ौरन रिटर्न मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? और ये आई थिंक विद टाइम और विद टेक्नोलॉजी हम लोग थोड़ा सा इस तरफ जा रहे हैं, और शायद आने वाली जनरेशन और ज़्यादा क्विक चीज़ों को मांगती है। सक्सेस इज़ नेवर मनी ओनली। वो कहते हैं ना, पैसा बहुत कमा लिया सेहत नहीं रही, सेहत बहुत कमा ली दोस्त नहीं रहे।
अच्छा, वैसे अभी तक जितनी कॉल्स आई हैं नवीद, उसमें किसी ने दोस्तों की, जहनी सुकून की, अपनी सेहत की बात ही नहीं की है। हम सिर्फ कामयाबी, सक्सेस को ये मानते हैं कि हम बहुत बड़े महल में रहें, हमें सब लोग जाने, हम खूबसूरत हों और हम पे रश की निगाह से देखा जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो शख्स जिसके पास सेहत नहीं है या ज़िंदगी के चंद दिन रह गए हैं, वो किसी सेहतमंद इंसान को कितनी रश्क भरी निगाहों से देखता होगा? ऐसा भी हो सकता है जो सक्सेसफुल हो वो सुकून में भी ना हो। सुकून, पीस ज़रूरी है। सक्सेस इज़ नॉट एवरीथिंग। कि आप सक्सेसफुल हो, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं शायद रात में सही सो भी नहीं पाते हैं। सही, ये भी चीज़ें हैं, तो हम उसको नहीं कह सकते कि सक्सेस मिलना ही सब कुछ है। हाँ। साथ में पीस भी मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या मानती हैं कि सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पे, यानी कभी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई फेलियर, कोई अपसेट जिसमें आपने कहा आई वाज जस्ट अनलकी दैट डे? आई डोंट थिंक मैंने कभी कहा है। अच्छा, कभी नहीं। आई एम सेटिस्फाइड हर एक दिन के साथ। अगर कुछ मेरे अगेंस्ट भी जा रहा है तो मैंने उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव देखा है। बेशक मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा हो, बट मैंने हमेशा एंड में देखा है कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही आता है। अच्छा, एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सना, हु वर्क्स नाउ एज अ लॉयर एंड शी इज़ अ व्हील चेयर बाउंड पर्सन। उनका भी यही मानना था कि भाई उस वक्त बड़ी तकलीफ़ थी और आपको लगता है कि लाइफ एज़ यू न्यू इट, ज़िंदगी आप जैसे गुजार रहे थे उससे बिल्कुल तब्दील हो गई, लेकिन फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। इसमें अपनी खुशियाँ थी, इसमें अपनी अकम्पलिशमेंट्स थी, यानी यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू दैट। लाइकवाइज हम सब की फेवरेट मेरी बहुत अच्छी दोस्त मुनीबा मज़ारी, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि द डे शी हैड दैट एक्सीडेंट, जो पिछली ज़िंदगी थी वो जैसे वो ज़िंदगी को जानती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई एंड शी बिकेम व्हील चेयर बाउंड अगैन। उनकी शादी ख़त्म हुई, शी डिडंट हैव अ चाइल्ड, शी अडॉप्टेड अ चाइल्ड, शी बिकेम अ मदर। आई मीन ऑल दीज थिंग्स लेड टू अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर एंड टुडे शी इज़ अ वर्ल्ड नोन स्पीकर फ्रॉम पाकिस्तान। तो क्या चीज़ किस तरह आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाती है इसका नहीं पता, बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ मस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वील बी बैक एंड वील टॉक अ लिटिल मोर अबाउट लक एंड हार्ड वर्क। जी जनाब, अभी तक हमने ये बात की कि हर चीज़ किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती, मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन कभी कभार ये जुमला कि जी शायद नसीब में नहीं था इज़ एक्चुअली वेरी गुड। वो कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं जब आप फेलियर से, प्रॉब्लम से, जो चीज़ें आपने प्लान की जो वो वैसी नहीं चली और उससे आप बाउंस बैक करना चाहते हैं, किसी भी सदमे से निकलना चाहते हैं। हमें अल्लाह ताला का एहसान मानना चाहिए कि हमारा एतक़ाद, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो फेथ है, ये हमें एक्चुअली रेजिस्टेंट बनाता है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन बड़े बड़े सदमों से गुजरते हैं, यानी अपने लव वंस को खोते हैं, अपने बच्चों की मौत अपने सामने देखते हैं, लेकिन उस पर फिर सब्र करते हैं। अगर आपके पास ये जुमला ना हो कि भाई नसीब में नहीं था और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन ना हो, तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलना शायद हमारे लिए नामुमकिन हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना ही चाहूँगा कि मेहनत जो है वो असल में किस्मत बनाने में मेन किरदार अदा करती है। किस्मत अपनी जगह पे है, सही, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो फर्द है उसका टूवर्ड्स लाइफ क्या रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़रूरी है। सही, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मगरूर हैं और आप जो है किसी को खातिर में नहीं लाते, और आप जो है जो एक हिडन फैक्टर है ना कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों से पोलाइटली बात कर रहे हैं जी, आप इंसान को इंसान समझ रहे हैं। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिकली ये आपको सक्सेस की तरफ ना सिर्फ लेकर जाती हैं बल्कि बजाते खुद सक्सेस जो है वो एंड नहीं है जब तक उसके साथ हैप्पीनेस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब कॉल करने के लिए। अपनी आइडेंटिटी को ओन करें, अपने साथ साथ अगर दूसरों का ख्याल रखेंगे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू लकीयर। यानी सिर्फ हार्ड वर्क अपने लिए नहीं, सेल्फिश अंदाज में नहीं, बल्कि दूसरों का ख्याल रखते हुए भी कीजिए। जो अभी हम बात कर रहे थे, बल्कि आप सबके लिए यही सवाल कि किसी को डराना कितना आसान है। अगर हम ये कहें कि जी आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो सारे लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आप या बहुत खुशकिस्मत हैं और देखिएगा अब लाइफ में आप किसी चीज़ में फ़ेल नहीं हो सकते, तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह है? देखिए एक तो ये बात कि आई से येस एंड नो टू स्टार्ट विद। देखिए अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, किसी की बुराई करोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट दे क्रिएट ऑन योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स एंड योर बिहेवियर। पूरा साइकिल यूँ चल रहा होता है।
खौफ की अगर बात करूँ मैं, एक छोटी सी मिसाल ये कि हम जब सो रहे होते हैं तो कभी ना कभी जो है इंसान ने ख्वाब में ये देखा होता है कि वो किसी ऊंचाई से गिर रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि हर शख्स ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होता है ख्वाब में। और कभी ना कभी हमें ये लग भी रहा होता है कि हम जैसे सोते हुए कहीं बिस्तर से ना गिर जाएं। यू नो वेयर दिस कम्स फ्रॉम? आज से 5000 साल कबल लोग जो है वो दरख्तों की टहनियों पर सोया करते थे, और वो आपके डीएनए में स्टोर्ड मेमोरी है। तो वो जो एक होता है ना आपका जो सर्वाइवल जो आपका एक है ना स्किल, वो एक वहाँ से चला आ रहा है हमारे डीएनए के अंदर। नाउ जस्ट इमेजिन हम जिसकी बात करते हैं फियर की, तो वो बहुत पीछे चला आ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज आल्सो जनरेशनल ट्रॉमा। यानी हम अपने आप को समझते हैं कि हम और हमारे वालिदैन और हमारे सर्कमस्टांसेस, लेकिन कई चीज़ें आपके लाशऊर में इतनी पुरानी हैं कि वो प्रॉब्ली सदियाँ जनरेशन्स पुरानी बात जाती है। बट नवीद, कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव राइट नाउ, कुछ लोग फियर बेस्ड ही उनका ऑपरेशन का अंदाज़ होता है, यानी वो उसी मोड में रहते हैं। वो मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि जिस जगह पे वो हैं या जो काम वो करते हैं वो उनके लिए अहम है, वहाँ पे वो सरवाइव करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपनी अहमियत जताना चाहते हैं। तो ये फियर तो कहीं ना कहीं आपको ले डूबता है। ओके, जब हम किस्मत की बात करते हैं ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो किस्मत जो है बहुत पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ किस्मत, या बहुत नेगेटिव हो सकती है एट द सेम टाइम। हाउ मच डू यू थिंक अबाउट किस्मत? अगर मैं आपसे ये पूछूं, आई थिंक एवरी डे जब काम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, आप कभी कहते हैं यार आज किस्मत में हुआ तो बॉस नहीं मारेगा, डांटेगा, लेकिन वरना तो मेरी बेइज्जती पक्की है, ऐसा कभी होता है? मेरा ये फर्म बिलीव है, जैसे आपने कहा था द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। ट्रू। मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया है ये इवेंचुअली पे ऑफ करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क के साथ एक और जो बूस्टर लगना बहुत ज़रूरी है ना हमारी किसी भी एफर्ट को, वो हमारे इमोशंस का है। अगर आप हार्ड वर्क इसलिए कर रहे हैं कि मैं हार्ड वर्क इसलिए करूँ मुझे किंजर को नीचे दिखाना है, तो मैं हमेशा इस कश्मकश में रहूँगी। उस हार्ड वर्क में मुझे मेहनत लग रही होगी, मैं अपने आप को ड्रॉन एंड डल फील कर रही होंगी। लेकिन अगर मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट मेक्स मी फील गुड, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ पैशन, तब मुझे इर्द गिर्द का वो नहीं होगा एंड देन आई विल गेट लकीयर। तो वो इमोशन का बूस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किंजर, डू यू एग्री? Of course I do. Again मैं इस पे एटीट्यूड की बात करूँगी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर हम इस कंपटीशन में होंगे कि मुझे इसको हराना है, हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि सिर्फ मुझे जीतना है तो डिफरेंट है। जो चैंपियंस कहते हैं, किस्मत की बात भी होती है कि माई ओनली कॉम्पिटिशन इज माई सेल्फ। एग्जैक्टली, कि मैं अपने आप से कल से ज़्यादा बेहतर हूँ या अपना रिकॉर्ड मैंने। अब मिसाल के तौर पर जो फास्टेस्ट यानी मैन ऑन अर्थ है, अगर उसेन बोल्ट की बात की जाए, वो ये थोड़ी देख रहा होगा कि बाकी लोग उससे 20 सेकंड पीछे। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बीट हिज ओन रिकॉर्ड। या क्या ये हमारे लिए इज़ इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? यानी ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ हैवॉक प्ले करता है या इज इट ओके? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है कि अगर आप खुद अपने आप के साथ कम्पीट कर रहे हो, एज लॉन्ग एज कि जो है आप अपने आप को बिल्कुल डाउन प्ले ना कर रहे हो। अगर जिस तरह से थोड़ी देर पहले बात हुई थी कंटेनमेंट की, एक कॉलर ने बात की थी कि देखें अगर एक शख्स कंटेंटेड है विथ वॉट एवर ही हैज़, लेट सपोज कि वो बहुत कम है, यानी कि उसकी जो एक ग्रोथ का एस्पेक्ट होगा वो कहेगा बस जो है इसमें ठीक है, आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो है बस अल्लाह का शुक्र है, यू नो। बट वेयर डज द ग्रोथ कम्स इन देन? तो कंटेनमेंट एट टाइम्स आल्सो गेट्स अ बिट ट्रिकी एंड आल्सो कैन चाहिए नेगेटिव एज वेल। यानी स्टैग्नेंट ना हो ना, स्टेटस को में ना फंस जाएं आपके। अच्छा जो है कंटेंटमेंट को लोग मेरे ख्याल में मिस इंटरप्रेट करते हैं। वहाँ पे आप में अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल दिया है। सो फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी मैं और मेहनत नहीं कर रहा, जितना है उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन आप अगर ये सोच के मेहनत कर रहे हैं कि जी मेरी ज़रूरियात तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर मुझे और मिला तो शायद मैं लोगों की और मदद कर सकता हूँ, एक कम्युनिटी में कोई और काम कर सकता हूँ, किसी और को सिखा सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ। आप ये देखिए कि अक्सर वो लोग जो कहते हैं कि जहाँ हूँ उसमें खुश हूँ, वो किसी और को कुछ दे नहीं रहे होते। एक और फार्मूला लकी होने का ये है कि जब आपको लगे कि चीज़ें रुक गई हैं तो आपके पास एक तरह से चीज़ों का फ्लो नहीं आ रहा, एंड द ओनली वे टू मेक दैट बेटर इज़ कि आप कुछ लोगों को देना शुरू कर दें। इन ऑर्डर टू रिसीव गिव मोर। डू यू बिलीव इन दैट? एनी वन ऑफ यू? एब्सोल्युटली। या ये क्या दें? अगर जेब में पैसे ही ना हो तो फिर क्या दें उसको? आप दुआएं दें लोगों को। मैं तो जो कुछ है, देखिए बात ये कि ये जो एक इन्वेस्टमेंट है ना, आपको जो चीज़ चाहिए वो दे। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी मतलब कपड़े नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट्स न्यू क्लोथ्स, तो उसके पास जो एग्जिस्टिंग पुराने हैं ना
अगर वो भी किसी को दे देगा। अच्छा, इमोशंस की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को अथॉरिटेटिव होना अच्छा लगता है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ज़रा मेरी आवभगत करें, मुझे अहमियत दें, तब मुझे लोगों को क्या देना चाहिए? दैट्स क्वाइट ट्रिकी। देखिए उसमें जो है ना आपकी जो पोजीशन है, आई थिंक दैट्स व्हाट इज द एरिया टू वर्क ऑन, कि जो है व्हाई डू यू थिंक इन द फर्स्ट प्लेस दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट यू और थिंक ऑफ यू एज एन अथॉरिटी फिगर। एक तो होता है ना जो मुस्लिम कर दिया जाता है एक पोजीशन के तहत, कि एक कोई पोजीशन है किसी इदारे में, ठीक है, तो या मुल्क में, तो उसकी तो रिस्पेक्ट करनी ड्यू हो जाती है आपकी, ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। पर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खुद मदबा रहे होते हो ना, जो स्ट्रगल होता है ना, आई थिंक वो एक सेल्फ केयर होता है कि वो अपने आप में एक इनसिक्योरिटी को भी शो कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मुझे हज़रत अली का एक कॉल याद आता है कि उसका मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि पैसा और दौलत और अथॉरिटी लोगों को तब्दील नहीं करता बल्कि उनको एक्सपोज करता है। जो कमज़र्फ इंसान होगा, अगर आप उसको इज्जत देंगे तो वो समझेगा कि ये मेरा हक है। ऑन दी अदर हैंड जो आला ज़र्फ होगा वो आपको आपसे ज़्यादा इज्जत देगा। सो जब आप इस स्ट्रगल में रख जाए ना कि लोग जी मुझे प्रोटोकॉल दें, मेरे लिए दरवाज़ा खोलें, उठ के खड़े हो जाएं, पहले आप खुद देखिए कि ये आपकी कोई ऐसी नीड तो नहीं है जहां आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दूसरा आपके आके मंगे में जरा पानी डालें, तो वो कभी भी नहीं होने वाला। बट एनी पार्टिंग वर्ड्स नवीद यू वांट टू लीव अस विद? हाँ, आई वुड से कि वो कहते हैं ना, इन लाइफ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर और व्हाट यू डिजर्व, राइट? ट्रेनिंग में दूसरा काम करवाते हैं, हम कहते हैं एक पिंग पोंग बॉल जो होती है, आप जोर से मारे दीवार पे, क्या होगा? आपके पास उससे ज़्यादा जोर से आएगी। एग्जैक्टली, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। आप जो डालते रहेंगे वो आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलता रहेगा। जबरदस्त थॉट है। इज्जत दें, आपको इज्जत मिलेगी। आप एटीट्यूड दिखाएं तो आपको दिखाने वाला कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। मिलेगा कि फिर आप याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद, याया एंड किंजर फॉर बीइंग हियर विद अस। इससे मुझे याद आया वो जो हम कहते हैं ना, एक मीम में आता है कि दिस इज द कारमा कैफे, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, और जो आपने दिया होता है वही पलट के आपके पास आता है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इंटरेस्टिंग रही आज की कॉन्वर्सेशन। आप भी मुझे बताइएगा कि सक्सेसफुल होने में क्या आपको लगता है कि किस्मत का हाल है या फिर ये जो बाकी फैक्टर्स हमने डिस्कस की। कल फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।